भारतीय जनता पार्टी ने इस बार के चुनावों में अपने लिए 50% से अधिक वोट पाने का लक्ष्य रखा है। अभी तक ये कहा जा रहा था, जो चुनावी विश्लेषक हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि महिला वोटों और लाभार्थियों के वोटों के जरिए भारतीय जनता पार्टी ये लक्ष्य हासिल कर सकती है, लेकिन अब जानकार कहते हैं कि राम मंदिर की इसमें बहुत बड़ी भूमिका होगी। और इसी क्रम में देखिए, प्रधानमंत्री की तरफ से भी राम जी से जुड़े स्थानों पर जाना या मंदिरों में दर्शन पूजन करना या फिर राम राज्य की बात करना। देश भर में इस वक्त राम नाम की धूम है, चारों तरफ राम की गूंज है और इसके प्रभाव से पीएम भी अछूते नहीं है। सवाल ये है, क्या इस भक्ति का असर कुछ महीनों में होने वाले आम चुनावों में भी देखने को मिलेगा? आजकल तो पूरा देश राममय है, राम जी की भक्ति में सराबोर है। लेकिन साथियों, प्रभु श्री राम का जीवन विस्तार, उनकी प्रेरणा, आस्था भक्ति के दायरे से कहीं ज्यादा है। मौका तो था आंध्र प्रदेश के पल समुद्रम में नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम, इनडायरेक्ट टैक्स और नारकोटिक्स के नए परिसर के उद्घाटन का, लेकिन पीएम मोदी ने यहाँ पर राम को धुरी बनाकर अपनी बात रखी। प्रभु राम गवर्नेंस के, समाज जीवन में सुशासन के ऐसे प्रतीक हैं जो आपके संस्थान के लिए भी बहुत बड़ी प्रेरणा बन सकते हैं। करीब 27 मिनट के भाषण में पीएम ने राम का नाम बार बार लिया। अपनी बात समझाने के लिए गांधी जी के राम राज्य का जिक्र किया, राम राज्य वासियों के बारे में बताया, राम राज्य की परिभाषा दी, कर्तव्य याद रखने के लिए राम लक्ष्मण की बातचीत सुनाई और तुलसीदास के आधार पर सरकार के गुण बताए। हमने जो कुछ जनता से लिया वो जनता के चरणों में ही समर्पित कर दिया। यही तो सुशासन है, यही तो राम राज्य का संदेश है। प्रधानमंत्री के भाषण में सबसे पहले गांधी जी के राम राज्य का जिक्र आया। उन्होंने बताया कि गांधी जी का मतलब राम राज्य से क्या था। महात्मा गांधी कहते थे कि राम राज्य का विचार ही सच्चे लोकतंत्र का विचार है। राम राज्य यानी एक ऐसा लोकतंत्र जहां हर नागरिक की आवाज सुनी जाती थी और उसे उचित सम्मान मिलता था। तो प्रधानमंत्री ने राम राज्य के 4 स्तंभ बताए, जिसमें पहला सबको सम्मान, सबकी सुरक्षा, समान व्यवहार और कर्तव्य सर्वोपरि हो। गौर करने वाली बात यह है कि ये उनकी सरकार के नारे सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास से मेल खाता है। इसीलिए जानकारों को लगता है कि आंध्र प्रदेश में खड़े होकर राम राज्य का जिक्र करके पीएम देश को ये बताना चाह रहे थे कि उनकी सरकार राम के बताए रास्ते पर ही चल रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सरकार में माली, सूर्य और किसान जैसे गुण होने चाहिए। माली कमजोर पौधों को सहारा देता है, उसका पोषण करता है, उसके हक के पोषण को लूटने वाले को हटाता है। वैसे ही सरकार को, सिस्टम को गरीब से गरीब का संबल बनना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी भी गरीब को केंद्र में रखकर सरकार चलाने का दावा करते हैं। उनके इस दावे को नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट मजबूत करती है, जिसके मुताबिक बीते 9 सालों में करीब 25 करोड़ लोगों का गरीबी से पीछा छूटा। बहुआयामी गरीबी से मुक्ति पाने वालों में उत्तर प्रदेश, बिहार सबसे आगे है। उत्तर प्रदेश ने करीब 6 करोड़ तो बिहार ने करीब 4 करोड़ लोगों को गरीबी के अभिशाप से बाहर निकाला। प्रधानमंत्री मोदी इसका श्रेय अपनी सरकार की योजनाओं को देते हैं, जो गरीब और महिलाओं को सशक्त करने पर सबसे ज्यादा जोर देती है। बीते 10 वर्षों में गरीब, किसान, महिला और युवा, इन सबको हमने
ज्यादा से ज्यादा सशक्त किया है। हमारी योजनाओं के केंद्र में वही लोग सर्वोपरि रहे हैं जो वंचित थे, शोषित थे, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े थे। बीते 10 वर्षों में लगभग 10 करोड़ फर्जी नामों को हमने कागजों से बाहर किया है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने राम राज्य में टैक्स को लेकर नियम बताए। तुलसीदास का जिक्र किया, बताया कि सरकार को सूर्य की तरह होना चाहिए जो धरती से जल खींचकर बारिश के रूप में वापस कर समृद्धि लाता है। हमने बीते 10 वर्षों में टैक्स सिस्टम में बहुत बड़े रिफॉर्म किए। पहले देश में भांति भांति की टैक्स व्यवस्थाएं थी जो सामान्य नागरिक को जल्दी समझ में नहीं आती थी। पारदर्शिता के अभाव में ईमानदार टैक्स पेयर को, बिजनेस से जुड़े लोगों को परेशान किया जाता था। हमने जीएसटी के रूप में देश को एक आधुनिक व्यवस्था दी। जिस वक्त दुनिया भर की सरकारों का बजट खराब हो रहा है, टैक्स जुटाना मुश्किल हो रहा है, तब सरकारी खजाने के लिए अच्छी खबर आई है। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन चालू वित्त वर्ष 2023-24 में 19.41% बढ़कर 14,70,000 करोड़ रुपए रहा। सरकार ने डायरेक्ट टैक्स से 18.23 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है, जो पिछले वित्त वर्ष के 16.61 लाख करोड़ रुपए से 9.75% ज्यादा है। सूर्य पृथ्वी से जल खींचता है और फिर वही जल बादल बनकर वर्षा के रूप में वापस धरती पर आता है, समृद्धि बढ़ाता है। हमारी टैक्स व्यवस्था भी वैसी ही होनी चाहिए। हमारा प्रयास होना चाहिए कि जनता से लिए टैक्स की पाई पाई जन कल्याण में लगे। विपक्ष के जाति के कार्ड में पीएम गरीब, युवा, महिला और किसान को सबसे बड़ी जाति बताकर उनके विकास पर फोकस करने का दावा कर रही है, जिसमें राम राज्य का ये तड़का 2024 में कितना काम आएगा, इसका फैसला जनता चुनावों में करेगी। आज तक ब्यूरो। 22 जनवरी को रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और उसके 3 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनावों का औपचारिक प्रचार, एक तरह से समझिए कि 25 तारीख से अलीगढ़ से वो शुरू कर देंगे। अब एक तरफ इंडिया गठबंधन है जहां पर अभी बुनियादी चीजें भी जो हैं उन पर विमर्श नहीं हो पाया है, उन पर कोई सहमति नहीं बनी है, और बीजेपी इतना आगे की अब सोचने लगी है, वो अपने प्रचार की भी शुरुआत करने वाली है। भारत तो छोड़िए, दुनिया के जानकारों को भी अब यही लगता है। आंध्र प्रदेश का वीरभद्र मंदिर, जहां प्रधानमंत्री मोदी रंगनाथ रामायण सुनते हुए राम धुन में खो जाते हैं, वहां पर वो भजन कीर्तन में भी हिस्सा लेते हैं। मान्यता है कि इसी के पास भगवान श्री राम का जटायु से संवाद हुआ था। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी नासिक के श्री कालाराम मंदिर गए थे, जहां उन्होंने साफ सफाई की और 11 दिन के अनुष्ठान का ऐलान किया। बड़ी बात यह है कि ये जगह पंचवटी में आती है, जहां भगवान राम वनवास के दौरान रुके थे। 22 जनवरी तक हम सभी देश के तीर्थ स्थानों की, मंदिरों की साफ सफाई करें, स्वच्छता का अभियान चलाएं। सवाल यह है कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के जरिए बीजेपी आरएसएस की योजना क्या है, क्योंकि विपक्ष को भरोसा है कि ये सब कुछ चुनाव को लेकर हो रहा है। आरएसएस ने, बीजेपी ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया है। इसीलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इनकार किया वहां जाने। विपक्ष के इस आरोप को बीजेपी दरकिनार करके पूरी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रही है, जिसमें सबसे पहले पीएम मोदी की तरफ से 22 तारीख को लेकर अपील आती है। आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। माना जा रहा है कि पीएम की इस अपील का जनता में ज्यादा असर हुआ। इसके बाद दलित मुस्लिम मोहल्लों में चावल बांटे गए। 1 से 15 जनवरी तक चले इस कार्यक्रम की शुरुआत अयोध्या में वाल्मीकि बस्ती से की गई।
पीएम मोदी ने अयोध्या के निषाद परिवार से मुलाकात की, प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण सौंपा। तो आपको ये अनाज का योजना का लाभ मिलता है? जी जी। कितना अनाज मिलता है? 10 किलो। इसके अलावा देश भर में अक्षत वितरण के लिए करीब 1 लाख टोलियां बनाई गई, ताकि 15 जनवरी तक देश के 5 लाख से ज्यादा गाँव में टोलियां अक्षत के लिए पहुंच जाएं। इसके खत्म होने से पहले ही मंदिरों की साफ सफाई का अभियान शुरू हो गया। पीएम ने नासिक के मंदिर में साफ सफाई की और मंदिरों को साफ करने का आह्वान किया। देश के सभी मंदिरों में, सभी तीर्थ क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाएं। पीएम के इस ऐलान के बाद बीजेपी के मुख्यमंत्री से लेकर केंद्र और राज्य के मंत्री देश भर के अलग अलग मंदिरों में साफ सफाई करते दिखे। 22 जनवरी को लेकर के उत्साहित है और उसी के चलते अपने विनम्र ढंग से एक प्रयास है मोदी जी के संकल्प में अपनी प्रतिबद्धता का इजहार करने का। इस प्रकार से हमने मंदिर शुद्धि या मंदिर स्वच्छता अभियान के माध्यम से या दीवार लेखन के माध्यम से अपनी आस्था और अपनी निष्ठा को भी प्रकट करने का प्रयास किया है। और साथ ही साथ मोदी जी ने जो बरसों पहले संकल्प किया था उसकी सिद्धि की घड़ी अब बहुत नजदीक आ चुकी है। बीजेपी की योजना प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरे देश में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को राम मंदिर के दर्शन करवाने की है। 2 महीने में 2 करोड़ लोगों को अयोध्या के दर्शन का लक्ष्य बनाया गया है, ताकि जनता से सीधा जुड़ाव हो सके। बीजेपी की इसी रणनीति को अमेरिकी पत्रकार फरीद जकारिया हिंदू गौरव की नब्ज बताते हुए मानते हैं कि मोदी इसे चुनावों में भुनाने में कामयाब रहेंगे। He understands Hindu pride, the ordinary Hindu's pride in a way. I wish he would use it in a more positive way, not to divide people, but to bring everyone up. बीजेपी 2024 में 50% वोट शेयर जीतने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। सवाल यह है कि महिला लाभार्थी पर दांव लगा रही बीजेपी के लिए क्या राम मंदिर उसके लिए जीत का माहौल बनाने वाला साबित होगा? आज तक ब्यूरो।